भारत के आसमान की कहानी। आसमान का सफर जो सिर्फ कुछ कंपनियों का नहीं बल्कि 75 साल के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। आज हम उस सीक्रेट लिस्ट को डिकोड करेंगे जिस पर सरकार भी सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं करती। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। हम सब जानते हैं कि आसमान में उड़ना आज एक सामान्य बात है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत के नागरिक उड्डयन यानी एविएशन का सफर कैसा रहा है? आजादी से पहले हमारे आसमान में कौन कौन सी एयरलाइंस उड़ती थीं और 1947 के बाद से अब तक कितनी एयरलाइंस लॉन्च हुई और 75 से ज्यादा क्यों बंद हो गईं? क्या वजह है कि भारत का आसमान बहुत सी एयरलाइंस की उड़ानों का कब्रिस्तान बनता चला गया? आज क्लियर कट में समझेंगे भारत में एयरलाइंस के उदय और पतन की पूरी कहानी। आजादी से पहले का आसमान, टाटा की उड़ान। भारत में हवाई यात्रा का इतिहास सीधे टाटा परिवार से जुड़ा हुआ है। 1932 में भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की गई। इसके फाउंडर थे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा, जो भारत के पहले लाइसेंस होल्डर पायलट भी थे और उन्होंने कराची से मुंबई तक पहली उड़ान भरी थी। प्रोफेसर RS अग्रवाल अपनी किताब एविएशन इन इंडिया में लिखते हैं कि JRD टाटा का दृष्टिकोण सिर्फ व्यापार नहीं था, वो भारत को दुनिया के हवाई नक्शे पर लाना चाहते थे। आजादी के समय तक एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और डेक्कन एयरवेज जैसी दूसरी क्षेत्रीय एयरलाइंस भी मौजूद थी, लेकिन टाटा की बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी थी और वो आसमान के मुख्य खिलाड़ी बने रहे। 1947 में देश को आजादी मिली। फिर 1953 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। भारत की सभी निजी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। दो कंपनियां 1953 के एयर कॉरपोरेशंस एक्ट के तहत सभी निजी कंपनियों को मिलाकर दो सरकारी संस्थाएं बनाई गईं। एयर इंडिया इंटरनेशनल लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, इंडियन एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के लिए। राष्ट्रीयकरण पर JRD टाटा की प्रतिक्रिया। ये राष्ट्रीयकरण JRD टाटा के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने उस समय कहा था कि सरकार ने एक खूबसूरत पक्षी के पंख काट दिए हैं। एकाधिकार 1991 तक भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पूरी तरह से सरकार का एकाधिकार रहा। निजी कंपनियों के लिए उड़ान भरना लगभग नामुमकिन था। खुली हवा और नई उड़ानें 1991 के बाद 1991 में आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का दौर आया और 1994 में एयर कॉरपोरेशंस एक्ट को रद्द कर दिया गया। भारतीय आसमान निजी कंपनियों के लिए खुल गया। इस दौर में कई नई एयरलाइंस आईं, जैसे ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, जेट एयरवेज और सहारा इंडिया एयरलाइंस। एविएशन एक्सपर्ट RK धवन बताते हैं कि 1990 के दशक में बाजार में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन प्रतिस्पर्धा और परिचालन की बढ़ती लागत यानी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट के चलते इनमें से कई एयरलाइंस जैसे ईस्ट वेस्ट 2000 के दशक की शुरुआत तक बंद हो गईं। एयरलाइंस का कब्रिस्तान क्यों बंद हुई? 75 से ज्यादा कंपनियां। पिछले 30 सालों में 75 से ज्यादा छोटी बड़ी एयरलाइंस आईं और बंद हो गईं। चलिए इनमें से कुछ बड़ी एयरलाइंस के पतन के पीछे की वजह आपको बता देते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस। विजय माल्या की ये एयरलाइन अपनी लग्जरी सेवाओं के लिए जानी जाती थी, लेकिन ये कभी मुनाफे में आई ही नहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक अत्यधिक ऋण यानी डेब्ट, उच्च ईंधन लागत और आक्रामक विस्तार इसके पतन का कारण बना। विजय माल्या का एक मशहूर बयान था कि ये एक 5 स्टार एयरलाइन थी जो 3 स्टार कीमत पर टिकट बेच रही थी। जेट एयरवेज। एक समय भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज भी कड़ी प्रतिस्पर्धा, मैनेजमेंट की गलतियों और ईंधन के बढ़ते दामों की वजह से बंद हो गई। इन व्यक्तिगत कहानियों के पीछे कुछ संरचनात्मक कारण भी हैं जो भारतीय आसमान को एविएशन का कब्रिस्तान बनाते हैं।
सबसे बड़ा कारण है एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमत। भारत में एटीएफ पर लगने वाला राज्य स्तरीय टैक्स यानी स्टेट टैक्स दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। प्रसिद्ध एविएशन कंसल्टेंट कपिल कौल अपनी रिपोर्ट्स में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि एटीएफ पर हाई वैट और उत्पाद शुल्क सीधे भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे को खाता है। जब ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हैं तो भारतीय एयरलाइंस का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। ये लागत कई बार एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40% से ज्यादा होती है। दूसरा कारण है कीमतों की जंग यानी प्राइस वॉर। 2000 के दशक में लो कॉस्ट कैरियर जैसे डेक्कन एयर, स्पाइस जेट और इंडिगो के आने के बाद बाजार में टिकटों के दाम गिराने की होड़ लग गई। एयरलाइंस यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ऐसी कीमतों पर टिकट बेचती थीं जो लागत यानी कॉस्ट से भी कम होती थी। इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट प्रोफेसर दिनेश कुमार कहते हैं कि ये प्राइस वॉर शॉर्ट टर्म में मुनाफा देता है, लेकिन आखिर में ये कम कैपिटल वाली छोटी एयरलाइंस को डुबा देता है। और फिर यही हुआ, ये सस्ती उड़ानें आखिरकार कई कंपनियों की बैलेंस शीट पर भारी पड़ गईं। दरअसल भारत में एयरलाइंस के पतन के मुख्य कारण रहे एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमत में उछाल, जो कुल लागत का 40% तक होती है, भारी प्रतिस्पर्धा और खराब मैनेजमेंट। इन सब के साथ ही नियामक चुनौतियां यानी रेगुलेटरी चैलेंजेस भी एक बड़ा कारण बनती हैं। मौजूदा हालात की अगर बात करें तो आज भारत के आसमान में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इंडिगो की मार्केट शेयर में इस वक्त सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। टाटा की वापसी 2022 में हुई। टाटा समूह ने 69 साल बाद एयर इंडिया को वापस खरीद लिया। टाटा अब एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ भारतीय आसमान में एक बड़ा दबदबा बनाने की तरफ अग्रसर है। नई एंट्री की अगर बात करें तो आकाशा एयर जैसी नई लो कॉस्ट एयरलाइंस भी बाजार में अपनी जगह बना रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना पर कहा था कि हमारा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला शख्स भी हवाई यात्रा कर सके। आज एयरलाइंस की संख्या बढ़ी है, लेकिन मुनाफा कमाना आज भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत का उड्डयन इतिहास रोमांचक रहा है। जेआरडी टाटा की दूरदर्शिता से लेकर सरकारी एकाधिकार और निजी कंपनियों के उदय और पतन तक 1947 के बाद से 75 से ज्यादा एयरलाइंस के बंद होने की कहानी बताती है कि भारत के आसमान में सिर्फ वही टिक सकता है जिसके पास मजबूत फंडिंग, कुशल मैनेजमेंट और सरकार का सही समर्थन हो। भारत की उड़ान जारी है, लेकिन ये सफर आज भी जोखिम भरा है। तो ये थी क्लियर कट में भारत के नागरिक उड्डयन के उदय और पतन की पूरी कहानी। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।